नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और 7वीं कक्षा के सभी छात्र इस वक्त हमारी इस हिंदी क्लास को देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 7 पर। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है रक्त और हमारा शरीर। आप सभी जानते हैं कि हर इंसान के शरीर में रक्त होता है और कितना प्रतिशत होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। 7% होता है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए आप डॉक्टर के पास ना जाएं और आपके जो शरीर में रक्त की कमी कभी ना हो, इसलिए इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि रक्त कितना महत्वपूर्ण है एक इंसान के शरीर के लिए। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है इससे जुड़े हुए, आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपके दिमाग में है, कुछ मन में है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें अपने सवाल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class7@ciat.nic.in। उम्मीद करते हैं आपने ईमेल आईडी लिख लिया होगा। और इसके अलावा आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर एनसीईआरटी ऑफिशियल। उसके लाइव चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंच जा सकते हैं। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है जो हमें इस विषय पर जानकारी देंगी, तो आइए उनसे भी मिल लेते हैं। हमारे साथ हैं मिस शीतल। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। नमस्कार आप सभी का। आपको भी नमस्कार मैम। आइए मैम का परिचय थोड़ा सा दे देती हूँ मैं आप सभी को। मैम है हिंदी की लेक्चरर, सर्वोदय कन्या विद्यालय जीटीपी नगर, नई दिल्ली से। तो शुरू करते हैं ये चर्चा और मैम से पूछते हैं कि मैम ये जो पाठ है रक्त और हमारा शरीर, इसकी शुरुआत अगर आप करेंगे तो कहाँ से होती है? जी शुक्रिया तन्वी जी। इस पाठ की शुरुआत से पहले मैं एनसीईआरटी टीम को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ऐसे दौर में जब चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना बहुत फैला हुआ है, ऐसे समय में भी हमारे बच्चों के लिए वो इतने कंसर्न हैं और उनकी पढ़ाई को आबाद रूप से, सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे इस प्यारे सभी दर्शकों को मेरा फिर से एक बार प्यार भरा नमस्कार। और अब हम आते हैं आपके प्रश्न पर कि इस पाठ की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, रक्त जो विषय है, रक्त और हमारा शरीर, ये विषय हम हमेशा विज्ञान के उसमें पढ़ते हैं, विज्ञान के विषय में पढ़ते हैं। लेकिन एक तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो सब जायज है कि हम किस विषय के साथ किस विषय को जोड़ करके पढ़ाएं। और दूसरी चीज ये है कि हिंदी भाषा जब सिखाने की बात आती है तो भाषा एक ऐसा विषय है जो बाकी सभी विषयों का आधार बनता है और उसमें किसी भी विषय को समाहित करके हम अपने बच्चे की भाषा को गति प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो पाठ है, ये रक्त और हमारा शरीर, जैसा कि आपने भी बताया, पाठ 6 है, बसंत भाग 2 कक्षा 7 का। और इसके लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल। और ये पाठ क्योंकि छोटे बच्चों के लिए लिखा गया है, 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए, तो इस पाठ को संवाद के रूप में बच्चों को रक्त और उसके भाग से परिचित कराने के लिए संवाद के रूप में चलाया जाता है। और संवाद जिस तरीके से शुरू होता है वो काफी रोचक है क्योंकि बच्चे का जो मन होता है वो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। तो उसी प्रवृत्ति में बच्चा सवाल करता है और डॉक्टर दीदी सवालों का जवाब देती जाती हैं। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं अपनी अगली स्लाइड्स के द्वारा। तो चलिए आज हम करते हैं पाठ की शुरुआत, रक्त और हमारा शरीर। तो पाठ की शुरुआत, जैसा कि अभी मैंने तन्वी जी आपको बताया, तो दिव्या और अनिल भाई बहन हैं और अनिल की छोटी बहन दिव्या है। वो शुरू से ही वैसे तो बहुत कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय बहुत थकान महसूस होती है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता है और भूख भी पहले से बहुत कम हो गई है। हमने अपने आसपास स्कूलों में बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, भूख भी नहीं लगती है। तो ऐसा हम अपने घरों में भी देखते हैं, अपने स्कूलों में भी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ ये समस्या आती रहती है।
तो इसके पीछे एक बड़ा कारण उनके शरीर में आई कमजोरी भी होती है। अब अनिल और दिव्या अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में डॉक्टर ने देखा कि कमजोर है बच्चा, तो वो कहते हैं कि लगता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जांच करा कर देखते हैं। तो फिर जब जांच का सुझाव दिया जाता है तो डॉक्टर दीदी दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकालती है एक छोटी सी शीशी में और फिर उसे स्लाइड पर लगा देती हैं और अनिल से बोलती है कि अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले आना। अब ये सारा लैब के अंदर देखने का अवसर अनिल को इसलिए मिलता है कि जब वह उसकी ब्लड सैंपल को लेकर के जाता है अंदर वाले कमरे में, तो वहां देखता है कि जो दीदी है वो उसकी पहले से परिचित है। तो वो उसे बहुत प्यार से समझाती है कि शायद रक्त की कमी निकले तो तुम ये टेस्ट दे जाओ और कल हम इसकी रिपोर्ट आपको दे देंगे। अब अगले दिन अनिल जाता है रिपोर्ट लेने और उसी कमरे में प्रवेश करता है जहां पर उसकी डॉक्टर दीदी मौजूद होती है। और तब भी डॉक्टर दीदी किसी सूक्ष्मदर्शी से फिर से किसी अन्य व्यक्ति की खून की स्लाइड की जांच कर रही थी और स्लाइड की जैसे ही जांच पूरी हो जाती है तो डॉक्टर दीदी साबुन से हाथ धोती है, तौलिए से पोंछती है और फिर अनिल को, जिसे उन्होंने इशारे से कहा था कि वह एक साइड वाली चेयर पर बैठ जाए, फिर उसके पास जाती है और कहती है कि अनिल मैंने दिव्या की रिपोर्ट देखी है और उसको एनीमिया है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब अनिल को बड़ी जिज्ञासा होती है कि एनीमिया है, आखिर ये एनीमिया होता क्या है और ये कैसे किसी भी व्यक्ति को हो जाता है एनीमिया शरीर में, इसके लिए क्या करना होगा। तो जैसे ही वो डॉक्टर दीदी से ये सवाल करता है कि दीदी एनीमिया क्या होता है, तो डॉक्टर दीदी कहती है कि देखिए एनीमिया क्या होता है इसको जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्लड क्या होता है। तो पहले हम ब्लड के कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि एनीमिया क्या क्यों पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त को दो मोटे मोटे देखा जाए तो दो भाग में हम बांट सकते हैं। पहला भाग होता है इसका प्लाज्मा, जो कि एक तरल भाग होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। और 90 से 92% रक्त का जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा ही होता है, पानी होता है। और जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता है तो प्लाज्मा भी ऐसा नहीं है कि वो लाल रंग का होता है, उसके बाकी जो चीजें हैं वो उसे लाल बनाती हैं। वो कौन सी चीजें हैं? अब इसका जब हम दूसरा भाग देखते हैं, जो कि बहुत कम पोर्शन बचा, क्योंकि 90 से 92% हिस्सा प्लाज्मा है लिक्विड फॉर्म वाला, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें एक होता है लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम आरबीसी भी कहते हैं। ये बहुत प्रचलित नाम है इसलिए हम इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग करते चलेंगे। दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम WBC कहते हैं। और दूसरे भाग में तीसरी चीज होती है प्लेटलेट्स। तो ये तीन चीजें हैं जो इसका दूसरा हिस्सा बनाती है, और एक तरफ ज्यादा वाला, अधिक वाला हिस्सा प्लाज्मा होता है। जी जी मैम, आपने हमें बताया कि इसके दो हिस्से होते हैं और इनमें क्या क्या होता है। आपने WBC भी मेंशन किया और RBC भी हमें बताया, जिसे हम अंग्रेजी में रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। जी अगर हम रेड ब्लड सेल की बातचीत करें यहाँ पर, तो क्या आप हमें बता हैं कि वो किस प्रकार से हमें दिखाई देता है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए इस पिक्चर में भी हमें जो ये लाल लाल बड़ा बड़ा जो पिक्चर में गोले की तरह दिख रहा है, और हमने यहाँ पे लिखा भी है पिक्चर में, एक तरफ रेड ब्लड सेल, एक तरफ लिखा है व्हाइट ब्लड सेल, और नीचे की तरफ प्लेटलेट्स। तो अब हम कैसी दिखती है इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जो आरबीसी होती है वो बनावट में बालूशाही की तरह होती है। वो बालूशाही जो हम खाते हैं।
जी बिल्कुल, उसी बालूशाही की तरह होती है। इस वाली पिक्चर में आप गौर से देखिए, जी। बालूशाही कैसी होती है, गोल होती है और दोनों तरफ थोड़ी उठी हुई और बीच में से दबी हुई, यानी अवतल शेप में होती है। तो इस तरीके की बालूशाही की तरह ये लाल रक्त कणिकाएं हमारे प्लाज्मा में होती हैं, और प्लाज्मा तो लिक्विड फॉर्म है, उसमें ये ठोस के रूप में है। अगर मैं कहना चाहूं कि जैसे घुली हुई तो ब्लड में ही है, लेकिन उसके अंदर जैसे हमने चीनी के दाने डाले और वो हमें अलग से नजर आते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर, इसी तरीके से ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो प्लाज्मा के अंदर अवस्थित होती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 मिलीमीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण आरबीसी के होते हैं। तो अगर मैम इन्हें कोई देखना चाहे बच्चे, तो क्या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और इसी तरीके से अनिल जब डॉक्टर दीदी के पास जाता है तो वो भी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा स्लाइड जो नीचे रखी हुई होती है उसके द्वारा दीदी उसे दिखाती है, डॉक्टर दीदी, और वो देख करके एकदम प्रफुल्लित हो जाता है कि इतने सारे लाखों की संख्या में ये छोटे छोटे आरबीसी ब्लड के अंदर तैर रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ये बच्चे जो हमारे हैं, जब भी स्कूल खुले तो वे अपनी साइंस के टीचर के पास जाएं, उनसे सवाल करें, उनसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आरबीसी को देखने की कोशिश करें और समझें कि किस तरीके से पूरा जो रक्त का कंपोनेंट है वो बनता है। अब चलिए हम चलते हैं आगे, इसी लाल रक्त कणिकाओं के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। अच्छा, अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि जैसे पानी होता है और उसमें चीनी के कण हैं या कोई लाल, ये बालूशाही की तरह उसमें लाल रक्त कणिकाएं पड़ी हैं, तो प्लाज्मा का कोई रंग नहीं है। प्लाज्मा का रंग उसे जो मिल रहा है लाल रंग, वो उसे लाल रक्त कणिकाओं की वजह से मिल रहा है, और इसके कारण ही वो हमें लाल नजर आता है। जब हम चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, तो हम उसमें फिर देखते हैं कि खून जब निकलता है तो लाल लाल रंग का निकल रहा होता है, तो उसका कारण भी ये आरबीसी ही होती है। और अब हम आते हैं इस तरफ कि आखिर आरबीसी का काम क्या होता है। तो जब भी हम हवा में सांस लेते हैं, बहुत स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को हम अपने शरीर में ले जाते हैं, तो जैसे ही हम ऑक्सीजन लेते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम आरबीसी करती है। और जो आरबीसी होती है उसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 4 महीने होता है, यानी एक आरबीसी 4 महीने तक जीवित रहती है, फिर नष्ट हो जाती है। तो अब ये सवाल उठ सकता है कि अगर इस तरीके से आरबीसी नष्ट होती रहेगी तो फिर तो आरबीसी बचेगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से वो नष्ट होती जाती है उसी तरीके से बनती भी जाती है, यानी कुछ नए कण हमारे साथ जुड़ते जाते हैं और पुराने कण जो लगभग 4 महीने के हो गए हैं वो समाप्त होते जाते हैं या नष्ट होते जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में उचित रूप से रहे, बनी रहे, बनती रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है। ये बनती है हमारे हड्डियों के बीच के भाग में एक मज्जा, जो कि बहुत ही जिसे कहेंगे कि गुदगुदा सा होता है, गुदे की फॉर्म में होता है। उसके भाग में जो मज्जा होता है वहां पे बहुत सारे कारखाने काम कर रहे होते हैं जो रक्त के कणों का, इन रक्त के कणों का निर्माण करने में लगे रहते हैं। अब कोई कारखाना हमें चलाना है तो फिर हमें कच्चा माल भी चाहिए। तो कच्चा माल चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें आयरन चाहिए, हमें विटामिन चाहिए। तो ये जो हम अच्छा खाना खाते हैं और जिसमें हम बेहतरीन पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं, वो फिर कारखाने में कच्चे माल की तरह काम करते हैं और फिर हमारे लिए रक्त कणों का निर्माण करते हैं। अब बात आती है कि प्रोटीन, आयरन और विटामिन जैसे ये जो कच्चा माल है उस फैक्ट्री के लिए जो लाल रक्त कणिकाओं को बनाता है वो कहाँ से आएगा। तो ये मिलता है हमें पोषक भोजन से, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा, गोश्त या जो भी बेहतरीन खाने हैं जिनसे हमें
पोषक तत्व मिलते हैं वो हमें उपयुक्त मात्रा में लेने होते हैं। और जब हम ऐसी डाइट लेते हैं तो फिर शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी नहीं होती है। जी जी। और अगर हम ये सब नहीं लेंगे, अच्छी डाइट नहीं लेंगे, संतुलित आहार नहीं लेंगे, तो फिर कारखानों में जो कच्चा माल है वो नहीं मिल पाएगा। और जब रक्त कण नहीं बनेंगे तो क्या होगा, रक्त में आरबीसी की कमी हो जाएगी। और जब रक्त में आरबीसी की कमी हो जाती है तो इसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं। जी जी मैम, जैसे आपने बताया संतुलित आहार, तो संतुलित आहार में अगर हम रंगों के हिसाब से खाने को देखें तो क्या हम हरी सब्जियां खाएं तो आरबीसी मेंटेन रहेगा, सही रहेगा, या हम लाल सब्जियां खाएं जैसे टमाटर, गाजर, जी चुकन, जी। तो आरबीसी मेंटेन रहेगा? क्योंकि आरबीसी के लिए आयरन भी चाहिए और बाकी हमें पोषक तत्व भी चाहिए। तो लाल सब्जियों पे लाल जैसे टमाटर आपने कहा, चुकंदर कहा, वो तो बहुत आवश्यक है ही, लेकिन हमें सारे पोषक तत्वों को अपने शरीर को चलाने के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए हम वो सब्जियों की लिस्टिंग कर सकते हैं घर में बैठ के कि किससे हमें कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं, और उन्हें उचित मात्रा में हम अपने संतुलित आहार में शामिल करेंगे तो फिर इसकी कमी नहीं होगी। जी जी मैम, आपने बताया कि आरबीसी की जब कमी होती है तो हम उसे एनीमिया कहते हैं। यानी कि जिस इंसान को ये होता है तो उसे हम एनीमिक कहते हैं, जी सही कहा बिल्कुल मैंने? बिल्कुल 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 जी। तो अगर एनीमिया आरबीसी के कारण तो होता ही है, मगर इसके अलावा भी क्या कोई और कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये बच्चा या ये इंसान एनीमिक है? हाँ बिल्कुल सही बात है। हम जब कहते हैं कि आरबीसी की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया है, ये कारण तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से बच्चा, जैसा कि आपने कहा, कि एनीमिक हो जाता है। और उन कारणों पे अभी हम चर्चा करते हैं। और आपने देखा भी होगा एनीमिक बच्चे को कि उसकी आंखें सफेद और पीली सी नजर आती है, चेहरा पीला नजर आता है, आंखें भी पीली पीली नजर आती हैं या सफेद सी नजर आती हैं। तो वो बच्चा चेहरे से लगता है कि बिल्कुल जैसे खिला हुआ नहीं है, बहुत फ्रेश उसका चेहरा नहीं लगता है। तो जब हम ये देखते हैं तो पहले तो हमें इसी से पता चल जाता है कि एनीमिया हो गया है, लेकिन फिर हम डॉक्टर के पास जाके इसकी जब जांच कराते हैं और उसमें आरबीसी की को देखते हैं कि कम हो गई है नहीं, तो उससे पता चल जाता है। और आप बात कर रहे थे कि एनीमिया आरबीसी की कमी से होता है, यानी हम जब अच्छा खाना नहीं खाते हैं, जब हम पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं करते हैं तो होता है। लेकिन इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि पेट में बच्चों के, आपने बहुत सुना होगा कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, स्पेशली जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, 7वीं कक्षा की, 6ठी 7वीं 8वीं, या बच्चों में बहुत ज्यादा पेट में कीड़े हो जाना, हमने बड़ी आम बात सुनी है कि पेट में कीड़े हो गए। तो जब बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चा एनीमिक होता है। और इसका कारण है कि कीड़े क्यों हुए, यानी कुछ गंदा, कुछ दूषित हमने ग्रहण कर लिया है। तो जब हम दूषित जल कहीं से भी, जो कि शुद्ध जल नहीं है, स्वच्छ नहीं है, उसको ग्रहण कर लेते हैं, या बाहर पे जो खाना बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ होता है, गंदे हाथों से बना हुआ होता है, बहुत स्वच्छ तरीके से जिस भोजन को नहीं बनाया गया होता है, और हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो दूषित जल या दूषित भोजन ग्रहण करने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या उपाय रहेगा कि हम जल जो हो वो दूषित ना होकर के स्वच्छ हो, और भोजन भी कैसा हो, फिर स्वच्छ भोजन हो। और जब भी हम पानी पिए तो भी देख लें हमारे हाथ गंदे, हम कभी कभी, बच्चा क्या करता है, पानी में हाथ डाल देता है, तो ऐसा नहीं, हमें खाने से पूर्व या पानी पीने से पूर्व अपने हाथों को बहुत अच्छे से धोना चाहिए, और मैं तो कहूंगी साबुन से धोना चाहिए। और अब तो जिस तरीके से वायरस का प्रकोप हम देख रहे हैं, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने हाथ साबुन से धोते रहें, ताकि हम ना तो खराब खाना खाएं और ना ही वायरस के संपर्क में आए। तो पेट में कीड़े हो जाना भी एक और इसका कारण है।
और एक और होता है कि जब हम जमीन पे देखते हैं तो एक किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह पर ही होते हैं, और जब हमारी त्वचा इनके लार्वे के संपर्क में आती है तो हमारी त्वचा के रास्ते ही ये हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारी आंतों में बस जाते हैं। तो उससे भी फिर यही होगा कि हम एनीमिक हो जाएंगे। तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा कि अपने पैर इधर उधर नंगे पैरों से हम ना घूमें, शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें, और जैसा पहले भी बताया कि हाथ धोते रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ खाएं, स्वच्छ पिएं। तो फिर एनीमिया के जो अन्य कारण हैं वो नहीं होंगे। जी। और इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं कि हमने रेड ब्लड सेल्स की तो बहुत बात कर ली, लेकिन हमने 3 भाग पढ़े थे, WBC को भी पढ़ा था, तो थोड़ा सा WBC के विषय में भी हम जान लेते हैं। इन्हें हम शरीर के वीर सिपाही कहते हैं, क्योंकि जब भी हमारे शरीर पर बाहर के रोगाणु धावा बोलते हैं तो ये डटकर के उनका मुकाबला करते हैं सफेद कण, और हमारे शरीर में बहुत कोशिश पूरी की जाती है कि रोग हमारे शरीर में प्रवेश ना कर जाए। तो ये जो WBC है बिल्कुल सिपाही जैसे सेना पे लड़ता है, उसी तरीके से रोगों से हमारी रक्षा करने में बहुत काम आते हैं। तो ये हुआ हमारा WBC का रोल। और इसके अतिरिक्त हमने एक और पढ़ा था प्लेटलेट्स के विषय में, जो हमारे इस चित्र में दिख भी रहा है। ये प्लेटलेट्स के विषय में अभी हम इतना ही बताएंगे कि जब भी हमें चोट लगती है तो खून बहता ही चला जाता है, और खून को रोकना बहुत जरूरी होता है। तो ये प्लेटलेट्स का काम होता है कि जो रक्त है उसको क्लॉट करें, जमा दे। और जब रक्त का जो तरल भाग होता है प्लाज्मा, जिसके विषय में हमने शुरू में पढ़ा था कि 90 से 92% प्लाज्मा होता है, उसमें एक किस्म की प्रोटीन पाई जाती है जो रक्त की वाहिकाओं की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है, और जो प्लेटलेट्स होती है वो इस जाले से चिपक जाते हैं, और फिर जो दीवार में दरार आई है वो भर जाती है। तो जिस दरार से रक्त बाहर निकलना होता है वो फिर बंद हो जाता है। यानी हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की भी बहुत भूमिका होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और इस तरीके से ये ब्लड के कंपोनेंट्स काम करते हैं जो हमने बाकी पढ़े। और अब हम पढ़ते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि खून बहता ही चला जाए और रुके नहीं, तब हम क्या करें? तो ऐसे समय में तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है स्थिति कंट्रोल में ना आए तो हमें कुछ टाँके लगाने पड़े। और तब तक के लिए हम घर पे ऐसा कर सकते हैं कि जब तक हम डॉक्टर के पास जाएं तो चोट जहां पर लगी है वहां पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध दें, तो दबाव जैसे ही पड़ेगा तो रक्त का बहना कम हो जाएगा। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा करने के बाद भी रक्त नहीं रुकता है और रक्त बहता ही चला जाता है, और इतना बह जाता है कि फिर रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ जाती है। तो ऐसे समय में सवाल ये उठता है कि फिर क्या हम किसी भी व्यक्ति का खून चढ़ा सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता है। हम बेसिकली जो ब्लड होता है उसे कुछ गुणों के आधार पर हम 4 वर्गों में बांट देते हैं, जैसा कि आप स्लाइड पे देख भी रहे हैं। रक्त समूह ए, बी, AB और O। अभी छोटी कक्षा के हिसाब से हम ये 4 वर्ग ही पढ़ेंगे। जब आप अगली कक्षा में जाएंगे तो हम इनकी और डिटेल पढ़ेंगे और इसके विषय में और बेहतर जान पाएंगे। अभी के लिए इतना ही कि हम 4 वर्गों में बांट देते हैं, और जिस भी व्यक्ति को जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत होती है हम उसको उसी ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ाते हैं। अब हमेशा तो हमारे पास ब्लड ऐसे वो व्यक्ति नहीं मिलेगा हमें जिसका ब्लड चाहिए, वो ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे देश में ऐसी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, और हर बड़े अस्पताल में इस तरीके के ब्लड बैंक उपलब्ध होते हैं, और उसमें चारों रक्त समूहों का रक्त तैयार भी रखा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम वहां से सारा रक्त लेते ही जाएंगे तो फिर तो रक्त का भंडार खत्म हो जाएगा, और जिसको जरूरत है
उसको रक्त नहीं मिल पाएगा। जी जी तो अगर ऐसा ना हो कि जी रक्त का भंडार खत्म ना हो, जी इसके लिए हम सभी को माना कि जो 18 साल से ज्यादा है जी वो लोग, और जो स्वस्थ हैं, जो जिनको जी अनीमिया नहीं है, वो जी अपना रक्त दान कर सकते हैं। जी सही कहा जी मैंने मैम? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तन्वी जी। लेकिन कहते हैं कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, जी मगर फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो घबराते हैं रक्त जी देने से। उनको जी ऐसा ऐसा लगता है कि इससे वो कमजोर हो जाएंगे। क्या जी ये सच है? तन्वी जी, ये बस एक भ्रामक स्थिति है। ऐसा नहीं होता है। हम पढ़ते आए हैं कि जब हम अच्छा खाते हैं तो किस तरीके से ब्लड बनता है, आरबीसीज बनती है। और वैसे भी एक तो जो आपने इंफॉर्मेशन दी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो होते हैं वो रक्तदान कर सकते हैं, और एक बार में सिर्फ 300 ml रक्त लिया जाता है। और हमारे शरीर में 5 लीटर के करीब रक्त होता है, तो उसमें से सिर्फ 300 ml, तो उसे तो हमारा शरीर फिर से बना लेगा, तो बिल्कुल। इससे कोई कमजोरी नहीं आएगी। तो हमें ये जो चीजें फैलाई गई है समाज में कि रक्त से कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हम स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ खाते हैं, तो 300 ml रक्त से हमारा शरीर, जो कि बहुत जल्दी ही शीघ्र बना लेता है, उसके विषय में चिंता ना करके हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अभी जिसको जरूरत है उसकी जान बचाई जा सके। और आपने जी कहा भी कि रक्तदान महादान है, शायद इसीलिए क्योंकि वो एक ऐसा दान है जिसे आपने किया और आपने किसी व्यक्ति की जान बचा ली। बिल्कुल। तो मैं बच्चों से ये भी कहना चाहूंगी कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है हमारे देश का कि 10 से 12 हजार लोग हमारे देश में प्रत्येक दिन रक्तदान समय पे ना मिलने के कारण उसकी कमी से प्राण गंवा देते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस बात को ध्यान में रखेंगे और फिर उस भ्रामक स्थिति से अगर हम बाहर आ जाएंगे तो शायद हम बहुत सारे लोगों की जान बचा पाएंगे। जी बहुत ही अच्छा संदेश था मैम। इस कोरोना काल में हमें इन शब्दों की बहुत जरूरत है, इस तरह के लोगों की बहुत जरूरत है जो हमारी आवाम को मोटिवेट कर सके, उन्हें प्रोत्साहन दे सके और बता सकें कि अगर आप रक्तदान करेंगे तो किसी और का जीवन आप बचा सकते हैं, ताकि बिल्कुल कल को अगर आपको जरूरत पड़े तो लोग भी आपको रक्तदान दे और हिचकिचाए नहीं। जी आखिरी चीज मैम, जैसे आपने प्लाज्मा हमें बताया, और अभी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, प्लाज्मा थेरेपी भी चल रही है, तो प्लाज्मा देना भी उसके लिए भी बस इतना ही पूछना था कि उससे कोई वीकनेस तो नहीं आती? और जो कोरोना के पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके जी हैं, वही दे जी सकते हैं। जी तो कुछ बहुत कम लोग हैं लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा है, तो उससे भी कोई कमजोरी नहीं आती, राइट? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, कोई कमजोरी नहीं आती है। और हम, क्योंकि हमारा शरीर बहुत जल्दी से उस रक्त की भरपाई कर ले जाता है, और लोगों की जान बचाने का जो एक कर्म है, या एक कहेंगे कि जो सेटिस्फेक्शन, जो संतुष्टि मिलती है कि हमने इस दुनिया में आए हुए किसी जीव को अपनी वजह से जीवित रखा है, उसके हम ऐसे समय में काम आए हैं जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तो जो प्लाज्मा थेरेपी की बात चल रही है, उसमें सरकार ने कुछ नया मोड़ लेते हुए, क्योंकि अब उनके पास और नए तरीके आ गए हैं, तो जी उसको होल्ड पे रख दिया है कि वो अब नहीं प्रयोग में लाया जाएगा, क्योंकि हम साइंस में नए नए कोशिशें करते रहते हैं, तो अभी उसको रोका गया। लेकिन आपने देखा होगा कि जब डेंगू किसी को बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी प्लेटलेट्स की कमी पड़ती है और हमें फिर उसको प्लेटलेट्स चढ़ानी होती है। तो रक्त के किसी भी फॉर्म को जब किसी को जरूरत है, चाहे वो प्लेटलेट्स है चाहे वो प्लाज्मा है, और अगर हम दान करते हैं तो इस भ्रामक स्थिति से हमें बाहर आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें रक्तदान के बारे में बहुत कुछ बताया और हमारे शरीर के बारे में, रक्त के बारे में। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। हाँ मैम, बस एक बार और मैं ये बच्चों से कहना चाहूंगी कि वो अपने घर के बड़ों को, क्योंकि 7वीं कक्षा का बच्चा रक्तदान करने तो नहीं जा सकता है, लेकिन अपने घर के बड़े सदस्यों को इस बात के लिए प्रेरित जरूर कर सकता है कि वो रक्तदान ऐसे समय में जरूर करे जब भी किसी को जरूरत हो। और हमारे ब्लड बैंक में
कभी किसी के लिए रक्तदान की कमी ना पड़े और कोई रक्त की कमी से अपने प्राण ना गंवाए। बिल्कुल, आपका संदेश हमें मिल गया है मैम, और उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी दर्शक हैं इस वक्त उन्हें भी मिल गया होगा। तो आप एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आपका, और इस संदेश के लिए, और हमें भी प्रेरणा देने के लिए। आप सभी का फिर से धन्यवाद, मेरी तरफ से भी धन्यवाद सभी दर्शकों का। और हमें कुछ सवाल जो आपने पूछे हमने लेने की कोशिश की, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको अपने जवाब मिल गए होंगे। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, और बहुत कुछ है हमें आपको बताने के लिए। जैसे कि थोड़ी देर में हम हाजिर होने वाले हैं अपने एक और शीर्षक के साथ। शीर्षक होगा इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन मॉडर्न टाइम्स। अगर आप सभी योगा करते हैं, दिलचस्पी रखते हैं योगा करने में, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और देखिएगा कि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो आपको क्या बताएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए पीएम ई विद्या चैनल्स। नमस्कार।